साथियों नमस्कार। साथियों आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ। साथियों आपने गोत्र व्यवस्था के बारे में सुना होगा। गोत्र आपके जो नाम के पीछे लगा जाता है वह आपका गोत्र होता है। गोत्र के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि गोत्र व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई और कैसे यह आगे बढ़ी। तो साथियों जानकारी शुरू करते हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके यह जानकारी निकाली है। तो अगर इस किस्म की जानकारी आपको आगे भी चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों को शेयर जरूर करें। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। क्या है गोत्र व्यवस्था, इस बारे में हम विस्तार से बताते हैं आपको। साथियों क्या होते हैं गोत्र और क्यों नहीं हो सकती समगोत्र में शादियां, तो इस विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। गोत्र, भारतीय समाज में हम गोत्र की चर्चा सुनते आए हैं। अक्सर लोग अपने नाम के पीछे गोत्र का इस्तेमाल करते हैं तथा गोत्र से ही एक दूसरे की पहचान करते हैं। तो कई आदमी गोत्र लगाते हुए एक फक्र महसूस करते हैं। कई आदमियों को जैसे गोत्र के साथ बुलाया जाता है तो वह एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग महसूस करते हैं। और जैसे वर्मा जी, खत्री साहब, राठी साहब, भैया साहब, भोरिया साहब, गहलोत साहब, जो भी गोत्र होता है, जब पीछे गोत्र से ही नाम ना लेकर गोत्र से ही अगर आपको पुकारा जाए तो गोत्र से ही आपका संबोधन किया जाए तो आप एक फक्र महसूस करते हैं, एक सम्मानजनक स्थिति में महसूस करते हैं कि हमारा सम्मान हो रहा है। तो साथियों यह व्यवस्था चली हुई है तो इस पे चर्चा करते हैं। इस पे हम आपको एक कैसे यह व्यवस्था शुरू हुई इस विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। तो साथियों अक्सर विवाह शादी के मौके पर आप गोत्र के बारे में सुनते हैं। विवाह जब होता है तो उस समय गोत्र का मिलान किया जाता है। गोत्र का मिलान इसलिए किया जाता है कि समगोत्र विवाह ना हो जाए, समगोत्र में विवाह न हो जाए। एक दूसरे का वर पक्ष और वधु पक्ष का समान गोत्र नहीं हो, एक समान गोत्र नहीं होना चाहिए, या यहाँ गोत्र की आवश्यकता पड़ती है। व्यवस्था यहां तक भी है कि गांव में अगर गांव के किसी और गोत्र में अगर शादी होती है तो वो भी नहीं होती, उसे भी आमने सामने कहकर पुकारा जाता है उसे, और उस गोत्र को भी छोड़ा जाता है, वह शादी के समय में छोड़ दिया जाता है। तो साथियों इसे आमने सामने कहकर छोड़ दिया जाता है। और वर हो या वधु तो उसमें शादी संभव नहीं हो सकती। गो और तर, गो और तर दो शब्दों से मिलकर गोत्र शब्द का निर्माण हुआ। और गो का अर्थ है इंद्रिया और त्र का मतलब है रक्षक, रक्षा करने वाला। तो गो मतलब इंद्रियां की रक्षा करने वाला, यह शब्द बन गया इंद्रियों की रक्षा करना गोत्र। यानी कि इस गोत्र के समगोत्र के एक दूसरे के समान हो गए, उनकी इंद्रिया एक हो गई तो यह इनका रक्षक हो गया गोत्र। यानी इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाला गोत्र उस समूह को कहा जाता है जिसका वंश एक मूल पुरुष से जुड़ा हुआ हो। यानी कि गोत्र एक मूल पुरुष से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पूर्वज एक ही थे, तो पूर्वज एक है, वंश एक है, तो वही व्यवस्था आगे चलती गई। एक गोत्र के जितने भी आगे हैं उसी समाज से हैं, उसी परिवार से हैं, वंशज हैं हम, मतलब एक ही गोत्र से चल रहे हैं तो एक भाई भाई ही है, भाई बहन है, भाई एक ही समाज हो गया। तो यानी कि हमारे पूर्वजों से ही संतान उत्पन्न हुई है और हम उनके ही वंशज हैं। तो साथियों यह तो हुआ गोत्र, गोत्र यह हुआ। तो यानी कि जिसका वंश एक मूल पुरुष से जुड़ा हो वही
सामान्य भाषा में एक ही पूर्वज के से उत्पन्न संतान गोत्र समूह में आती हैं। तो भारत में हिंदू विधि के अंतर सिद्धांत प्रचलित है, एक मिताक्षरा एक दाय भाग। मिताक्षरा और दाय भाग दो सिद्धांत हैं। तो इनमें दाय भाग बंगाल व उसके पूर्वी भागों में प्रचलित है। दाय भाग बंगाल व उसके पूर्वी भागों में प्रचलित है, जबकि शेष भारत में और बाकी का हिस्सा जो भी बच गया उसमें मिताक्षरा प्रचलित है। तो मिताक्षरा के अनुसार रक्त संबंधियों यानी खून के रिश्ते वाले संबंधियों के दो सामान्य प्रवर्ग होते हैं। मिताक्षरा के अनुसार रक्त संबंधियों के यानी खून के रिश्ते वाले संबंधियों के दो सामान्य प्रवर्ग होते हैं। तो एक होता है गोत्रज, एक होता है भिन्न गोत्रज। तो साथियों गोत्रज का मतलब समगोत्र यानी कि एक गोत्र वाले, और भिन्न गोत्र मतलब उनमें गोत्र बदल जाता है, लेकिन होते हैं वो भी पारिवारिक सदस्य है। ये कैसे होते हैं? तो गोत्रज परंपरा के अनुसार पितृपक्ष की 7 पीढ़ियों तक के रक्त संबंध ही होते हैं। हालांकि पूर्व गणना सामान्यतः ज्ञात नहीं होती। तो 7 पीढ़ियों तक का इसमें रखा गया है कि 7 पीढ़ियों तक रक्त संबंध ही होते हैं। हालांकि तो इसमें 7 पीढ़ियों तक का वर्णन दिया गया है। पीढ़ियों तक का, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं अपने पूर्वजों के अपने अस्थि विसर्जन करने के लिए, तो वहां हम पंडितों के पास अपना पूरा वर्णन लिखवाते हैं। तो वहां बही जो लिखा पढ़ी होती है, तो वो रिकॉर्ड जो रखते हैं वह है 7 पीढ़ियों तक का मतलब लिखा पढ़ी में होता है, उनके पास उसका संग्रह होता है। तो वह का हमारा रिकॉर्ड उनके पास मिल जाएगा, उससे पीछे का तय नहीं मिलता होगा। तो एक ये गोत्रज का हो गया। और भिन्न गोत्रज रक्त संबंध में मातृ पक्ष के पूर्व की पीढ़ियां होती हैं। वह रक्त संबंधी तो होते हैं लेकिन गोत्र संबंधी नहीं होते। भारत के कुछ समाजों में मातृ पक्ष से भी गोत्र चलाया जाता है, लेकिन मूल रूप से गोत्र पितृपक्ष से ही चलता है। यानी कि मातृ पक्ष का भी भिन्न गोत्र होता है। जैसे माता, कई जगह माता वो भी बंगाल साइड में ही, उधर ही कुछ जगह छोटे मोटे उसमें होता है, बाकी ज्यादातर पितृपक्ष का ही गोत्र मान्य होता है। पितृपक्ष को ही ज्यादा मान्यता होती है और पितृपक्ष को ही चलाया जाता है। पितृपक्ष से चलने वाला गोत्रज चलाता है और मातृपक्ष से चलने वाला भिन्न गोत्रज। यही हमने आपको बताया। हिंदू धर्म विवाह अधिनियम के अनुसार भी पिता की 5 पीढ़ी तक तथा माता की तरफ से 3 पीढ़ी के बीच वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते। 5 पीढ़ियों और 3 पीढ़ियों तक उनका विवाह नहीं होता। वह आपस में एक दूसरे के संबंधी होते हैं, भाई बहन होते हैं या गोत्रज होते हैं, तो उसका विवाह नहीं होता। तो इसका मान गोत्र परंपरा के प्रारंभ में 4 गोत्र की चर्चा होती है जो ऋषियों के नाम से हैं और आज भी प्रचलित हैं, आज भी मानते हैं। पहले जब शुरुआत में गोत्र व्यवस्था चली तो कश्यप, अंगिरास, वशिष्ठ और भृगु, तो ये गोत्र शुरू में बने। कश्यप, अंगिरास, वशिष्ठ और भृगु, यानी जमदाग्नि आजकल जो बोलते हैं जमदाग्नि, यह भी शुरुआत के 4 गोत्रों में है। शुरू में सिर्फ ये 4 ही गोत्र बने थे और कुछ समय के पश्चात यह बढ़कर 8 हो गए। तो इसमें केवला, भृगु, अत्रि,
विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषियों के नाम भी गोत्र परंपरा में जुड़ गए। उसके बाद ये 4 और जुड़ गए और 8 गोत्र हो गए। यह 8 से फिर आगे बढ़े। इसमें इसके बाद सप्तऋषि के 7 ऋषि और जुड़ गए। तारामंडल में आप देखते होंगे सप्तऋषियों का वर्णन है। 7 स्टार भी जिनको बोलते हैं वह सप्तऋषि हैं, वो कहलाते हैं और गोत्र परंपरा का वो भी हिस्सा बन गए। कालांतर से पहले गोत्रों की संख्या 8 हो गई थी। उसके बाद कालांतर में भारद्वाज व गौतम ऐसे भी इसमें जुड़ गए और गोत्र संख्या हो गई 10। तो सूत्र साहित्य के अनुसार तो ब्राह्मणों के गोत्र होते हैं 108 गोत्र होते हैं सूत्र साहित्य के अनुसार। उसके बाद बढ़ते 108 गोत्र हो गए। तो साथियों, गोत्र परंपरा का प्रारंभ जाति व्यवस्था से पहले हुआ था। तो पहले सभी एक समान थे, एक ही गोत्र से निकले हुए सभी इंसान है भारतवर्ष में। तो एक ही गोत्र, एक ही वंश था, मतलब वो शुरुआत में जाति व्यवस्था नहीं थी, एक गोत्र नहीं था, गोत्र अलग अलग थे लेकिन जाति नहीं थी। जातियां इसका वेदों में वर्णन किया गया है और रंग वेद में भी वर्णन है कि पहले केवल गोत्र व्यवस्था थी, गोत्र होते थे और उसके बाद जाति व्यवस्था चली, जातियां बनी, जातियां काम के हिसाब से बनाई गई और 4 वर्णों में उन्हें बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य पढ़ने लिखने का था और वो एक उच्च दर्जा रखने लगे, उच्च दर्जा था उनका। उसके बाद अक्षत्रिय हुए। अक्षत्रिय सेना में होते थे, सेना का कार्य संभालते थे। सेना में वह अपना देश की रक्षा करते थे और उनका सैनिक होते थे वह। तो उसके बाद का दर्जा उनको दिया गया, क्षत्रिय रहा। उसके बाद वैश्य कामकाज संभालते थे, जैसे बिजनेस का या छोटी मोटी दुकानें जो उस समय करते थे उन्हें उस श्रेणी में डाल दिया गया। और उसके बाद जो सेवा का काम करते थे, जैसे सेवक का काम होता था, छोटे मोटे काम करना, वो उनकी व्यवस्था के अनुसार शूद्र उनका समाज बनाया गया। और उस समय पहले वह एक ही समाज होता था, उसमें जो कोई निकम्मा था जो। और एक और बात थी कि जो उस समय मांस मिट्टी खाते थे, मांस मिट्टी का सेवन करते थे और दरिद्रता में रहते थे और गंदे कार्य करते थे, उन्हें शूद्र समाज में डाला गया। हाँ, आज के समय यह व्यवस्था नहीं है, आज के समय सभी तकरीबन बराबर है, लेकिन उस समय से चली आ रही व्यवस्था अब तक भी चली हुई है और यह जाति व्यवस्था। जरूरी नहीं है उस समय भी अध्यापन का कार्य सिर्फ ब्राह्मण ही करते थे। महाभारत में वर्णन है और कई ऐसे उदाहरण मिले हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा सेना में थे, सैनिक थे और उन्होंने युद्ध भी लड़ा। अश्वत्थामा एक सैनिक थे और उनके पिता द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों के दोनों के ही गुरु थे, तो उनका कार्य अध्यापन का था। तो साथियों, यह व्यवस्था उस टाइम भी थी और आज भी है। आज के समय में भी हर वर्ग से अध्यापन का कार्य भी होता है और सेना में भी हर वर्ग से है। तो ये व्यवस्था पहले भी थी और आज भी है, लेकिन उस समय से जब से यह व्यवस्था चली, उस समय से अब तक यह व्यवस्था चलती आ रही। हम इस वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो इस तरह की वर्ण व्यवस्था
के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। और पहले क्रम आधारित जाति होती थी, उसके उदाहरण स्वरूप गोत्र व्यवस्था में घुसने की जरूरत है। आप सोच कर देखें कि गोत्र के नाम समान रूप से सभी जाति वर्ग में क्यों होते हैं। जैसे काश्यप ब्राह्मण में ही है, क्षत्रिय में भी है, और वैश्य वर्ग में भी है, और शूद्र वर्ग में भी है। इसका मतलब गोत्र पहले बने, बाद में क्रम के आधार पर वर्ग में बांट दिए गए। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे मलिक गोत्र है, आजकल ये पहले की व्यवस्था है। जैसे ऋग्वेद तक हम देखते हैं तो यह मुख्य गोत्र ही होते थे, कश्यप, वशिष्ठ, भारद्वाज, और ये 108 गोत्र चले हुए हैं ब्राह्मणों के गोत्र, उन्हीं को मान्यता है। वही ब्राह्मणों ने के बोले जाते हैं, वह अन्य जातियों में भी आते हैं। तो उसके बाद अन्य गोत्र हुए। गोत्रों में जैसे मलिक, राठी, भोरिया, गिरोह, सरोहा और खत्री, और ये काफी गोत्र हैं जो एक जाति के न होकर कई जातियों में मिलते हैं। तो यह काफी उदाहरण है कि गोत्र पहले थे, अन्य जातियों में भी गोत्र मिलते हैं, ये किसी एक जाति में नहीं। तो सभी जातियों में जो मिलने का एक सीधा सीधा मतलब है कि पहले गोत्र बना, उसके बाद जाति व्यवस्था बनी, वह काम के आधार पर बनी। तो इसके बाद जिस वर्ग में, तो इसका मतलब गोत्र पहले बने, बाद में क्रम के आधार पर वर्ग बांट दिए गए। इसके बाद जो जिस वर्ग में पैदा हुआ वह उसकी जाति बन गई, वह गोत्र पहला ही चलता रहा। इसका मतलब जाति कोई थी ही नहीं। मान्यता तो यह भी है कि किसी को अपने गोत्र की जानकारी नहीं है तो उसे अपना गोत्र काश्यप मान लेना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? तो इसलिए मानना चाहिए क्योंकि काश्यप ने कई विवाह किए थे और उनके कई पुत्र हुए थे। उनका वंश काफी बड़ा था। उनका वंश काफी बढ़ जाने के कारण वह वंश काफी जगह फैला और गोत्र माना जाता है सबसे ज्यादा फैला हुआ है। और हर जाति में इनके काश्यप गोत्र मिल ही जाता है। यह है गोत्र व्यवस्था की संक्षिप्त जानकारी। तो साथियों, आगे भी अगर जानकारी चाहिए, इसमें हम और गहराई से घुसेंगे और गहराई से इसको निकालेंगे। और अब इसमें बदलाव हो रहा है और यह जाति व्यवस्था, हम इसके खिलाफ है। जाति व्यवस्था पहले क्रम पर आधारित थी, लेकिन आज के समय में भी वही चला हुआ है, तो यह गलत है। तो हम इसके खिलाफ हैं और यह जाति व्यवस्था समाज में एक जहर घोलने का काम करती है। इसको रोकने का अब काफी सुधार है, लेकिन यह बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। समाप्ति भी हो जाएगी, होगी। इस आजकल हो रहा है कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और भी कई तरीके से एक आजकल का युवा वर्ग जागरूक है। वह जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता और वह भी जितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करता है वर्ग बच्चा, तो वह इन चीजों को नहीं मानता। तो यह व्यवस्था भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अंतरजातीय विवाह होंगे और सब लगभग बराबर हो जाएगा। तो यह है जाति व्यवस्था। यह जानकारी हमने जितनी हो सके जुटाने की कोशिश की और हम आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।